जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, आज का टॉपिक रहेगा अपना वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम में बैठ जाइए, जहां भी आपका वाइगोत्स्की आता होगा तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आपका मैंने पूरा हैंड रिटन नोट्स बनाया है, जो आपकी मैंने बहुत सी इसमें किताबों को समाहित करके तैयार किया है। अगर आपको इसको चाहिए तो आप इसको टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। और आपके लिए मैंने इसी तरह जीन प्याजी की भी क्लास, बंडूरा की क्लास, सारी क्लासेज आपकी मैंने टॉपिक वाइज ले रखी हैं। सभी चैप्टर आपके 20 से 25 मिनट के रहते हैं। आपके मैंने सारे चैप्टर कवर करा रखे हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपकी एनसीईआरटी जो होती है ईवीएस की क्लास 3rd, 4th एंड 5th की, वो भी मैंने कवर करा रखी है। उसके सारे नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे रखे हैं और मैंने उसको प्लेलिस्ट भी अलग से बना रखी है। हर क्लास की यानी कक्षा 3rd की आपकी मैंने 3 से 4 क्लास में पूरी एनसीईआरटी कवर करा रखी, पूरी डिटेल्स में, मैराथन नहीं, पूरी डिटेल्स में आपकी मैंने कवर करा रखी है। आप उसको वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको जो भी नोट्स चाहिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर चलिए आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। अपन लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में क्या? अपन लोग पढ़ेंगे वाइगोत्स्की यानी कि लेओ वाइगोत्स्की। इनका जन्म कब हुआ था इस पर चर्चा कर लेते हैं और ये इनका निवास कहाँ स्थान था। इनका जन्म आपकी सबसे पहले चर्चा करते हैं। वाइगोत्स्की का जन्म आपका कब हुआ था? आपका 1896 में हुआ था। ये केवल आपके 38 ईयर यानी कि 38 साल केवल आपके जीवित रहे थे। कितने साल? 38 साल। आपका 1896 जो मैंने आप कल का टॉपिक कवर कराया था, जीन पियाजे साहब, वो भी आपका उनका जन्म और वाइगोत्स्की का जन्म आपका दोनों सेम एक ही वर्ष में हुआ था। कब? आपका 1896 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 1934 ईस्वी में हुई। ये आपके टेट में हूबहू आपके जन्म और मृत्यु पूछी जाती है। ये आप कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ये रही आपकी टेट लेवल की जानकारी। यहाँ पर ये आपके टेट, आप स्टेट टेट देते हैं जो वहां पर आपके ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 वर्ड वाले। अब उसके बाद में अब जो सीटेट हो या टेट हो, नीचे वाली थ्योरी आपके लिए सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऊपर जन्म, मृत्यु और इनका निवास, इसको भी हो सकता है तो आप ना याद करें। ये भी मैंने आपको बता दिया। यहां से आपका सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो आप कहेंगे किसने? लेओ वाइगोत्स्की ने। सोशल कल्चर थ्योरी आपकी किसने दी थी? तो आपकी लेओ वाइगोत्स्की ने। और इनको सामाजिक रचनावाद के जनक भी कहा जाता है। किसका जनक? फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि इनको सामाजिक रचनावाद का जनक कहा जाता है। अब इन्होंने कुछ क्या बातें कही है बच्चे के बारे में, वो पढ़ लेते हैं। बच्चा एक एक्टिव है, यानी कि बच्चा सक्रिय है। किसने कहा है? आपके जीन पियाजे साहब ने कहा है। जबकि आपके जीन पियाजे नहीं, आपका वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा एक्टिव है। कैसा है? बच्चा एक्टिव है। जबकि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, ये किसने कहा है? ये आपका जीन पियाजे ने कहा है। नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है? आपका जीन पियाजे ने कहा है। वाइगोत्स्की साहब ने कहा क्या है? बच्चा एक्टिव है, यानी कि बच्चा एक्टिव होकर चीजों को सीखता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। बच्चा समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके, यानी कि बच्चा समाज और संस्कृत से अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्ट करके सीखता है। कैसे सीखता है बच्चा? बच्चा समाज और संस्कृत से अंतःक्रिया करके सीखता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में समाज और संस्कृति को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। बच्चे में भाषा सीखने के लिए सामाजिक संपर्क, क्या? सामाजिक संपर्क और अंतःक्रिया बहुत जरूरी है। यानी जो बच्चे में भाषा का विकास होता है, यानी जब बच्चा भाषा सीख रहा होता है, बच्चे को भाषा सीखने के लिए समाज यानी कि समाज में रहना, समाज में उठना बहुत जरूरी है। ये किसने कहा है? आपका लेओ वाइगोत्स्की साहब ने कहा है। किसने कहा है? लेओ वाइगोत्स्की ने कहा है। अब वाइगोत्स्की ने आगे क्या चर्चा की है? बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करने वाले इन्होंने 3 कारक बताए। किसने? कितने कारक? 3 कारक। कौन कौन से हैं? सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि बच्चा सामाजिक या अंतः यानी समाज से इंटरेक्ट करके चीजों को सीखता है। संस्कृत यानी बच्चा जो अपनी संस्कृत से भाषा को सीखता है। और किससे सीखता है? यानी कि भाषा, लैंग्वेज से बच्चा क्या होता है? बच्चा लैंग्वेज से भी चीजों को सीखता है। अगर सीटेट का पेपर दे रहे हैं आपको, कहीं पर अगर सामाजिक अंतःक्रिया शब्द दिख जाए, संस्कृति शब्द दिख जाए और भाषा शब्द दिख जाए, यानी कि सोशल इंटरेक्शन दिख जाए, कल्चर दिख जाए, लैंग्वेज दिख जाए, अगर इन सब की बात हो रही है तो वहां पर आप आंख बंद करके लेओ वाइगोत्स्की को
क्लिक कर सकते हैं आंसर में। अब यहाँ पर जैसे यहाँ मेंशन कर रखा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी कि जो बच्चे का लर्निंग का प्रोसेस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वाइगोत्स्की के अनुसार कल्चर पर डिपेंड करता है, सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया पर, और लैंग्वेज यानी कि भाषा पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं लेओ वाइगोत्स्की के भाषा पर क्या विचार थे। इन्होंने भाषा पर अपने कुछ विचार दिए हैं, उनको देख लेते हैं। अब इन्होंने भाषा के बारे में कहा है कि भाषा और विचार स्टार्टिंग में क्या होते हैं, आपके अलग अलग होते हैं, लेकिन विकास के दौरान यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान में क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अब इसको अपन कैसे समझेंगे, अपन इसको समझने का छोटा सा प्रयास करते हैं। जैसे कि जो नवजात शिशु होता है तो अपनी भाषा क्या यूज करता है, जैसे उसको प्यास लगी, भूख लगी, कोई भी लगे, 2 साल का बच्चा है तो अपना रोकर भाषा को रोकर जाहिर करता है, यानी कि 2 साल के बच्चे को अगर भूख लगी तो वो कैसे जाहिर करता है अपनी भाषा, यानी कि रोकर। और विचार उसके क्या होते हैं, यानी कि विचार के रूप में उसको क्या लगी, उसको भूख लगी है, विचार उसके मन में क्या आया, उसके पेट में उसकी भूख लगी हुई है, उसने क्या भाषा के रूप में क्या इस्तेमाल किया, शब्द उसने रोया, यानी जब वो रोएगा तो माँ उसको क्या दूध का सेवन कराएगी। तो यहाँ पर बच्चा जब छोटा था तब उसमें भाषा अलग प्रकार से व्यक्त करता था, विचार कुछ और होते थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया बच्चे में क्या हुआ, भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़ गए। अब यानी कि बच्चे का अगर अब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो गया, अब बच्चे को भूख लगी तो वो कैसे कहेगा, मम्मा मम्मा मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मेरे को भूख लगी हुई है। बच्चा इस तरह कुछ अपना रिएक्ट करेगा, यानी कि बच्चा अब अपना विकास कर चुका है, तो एक भाषा और विचार एक दूसरे को जोड़कर शब्दों का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या बनाती है, सुगम बनाती है, यानी कि भाषा जो होती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है उसको क्या बनाती है, आपका सुगम बनाती है। भाषा संचार और सामाजिकरण का साधन है। संचार कैसे, कम्युनिकेशन, यानी सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन। बच्चा जब कम्युनिकेशन यानी किसी से बात कर देगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भाषा है। अब बच्चे को भाषा का ज्ञान होगा तभी तो ना वो किसी से कम्युनिकेशन कर पाएगा, संचार कर पाएगा। सामाजिकरण, बच्चा समाज से ही तो भाषा को सीखेगा। कुछ इस प्रकार वाइगोत्स्की सामने कहा, यानी कि भाषा संचार और सामाजिकरण का क्या है, साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे भाषा सीखने के बाद संभाषण शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए बच्चे में भाषा का विकास हो गया, जैसे आप लोगों में भाषा का विकास हो चुका है, अब आप लोग भाषा सीखने के बाद क्या करते हैं, संभाषण शुरू कर देते हैं, यानी कि संभाषण यानी कि उसमें तर्क करना शुरू कर देते हैं। कोई बात है तो उसमें क्या करना, तर्क करना, यानी कि अपने विचार और अपने भावों को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, यानी कि संभाषण करना शुरू कर देते हैं। ये आपको जितने पॉइंट मैंने दे रखे सब मैंने कहीं ना कहीं से इसको एक एक इकट्ठा करके आप लोगों के लिए इसको नोट्स में पिरोया है। अगर आप सारे पॉइंट को कवर कर लेंगे तो सीटेट का कोई क्वेश्चन आपसे रहने वाला नहीं है, ये आप गांठ बांध लीजिए। भाषा सीखने और शब्दों को अर्थ देने के लिए, भाषा सीखने और शब्दों को अर्थ देने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया जरूरी है। अब यहाँ पर शब्दों को अर्थ कैसे, जैसे कि फादर है, फादर को उत्तर भारत के लोग फादर को क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, जबकि ये फादर को दक्षिण भारत के लोग जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आपका केरल हो गया, वहां के लोग क्या कहते हैं फादर को, वहां के लोग फादर को अप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्पा। अब ये क्या हुआ, बच्चे ने भाषा सीखी, भाषा के बाद शब्दों को एक अर्थ दिया, तो यानी कि वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं, भाषा सीखने और शब्दों को अर्थ देने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया। जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करेगा तभी तो बच्चा जानेगा ना कि फादर को अप्पा कहते हैं और फादर को पिता कहना है। कैसे जानेगा, जब समाज में सीखेगा तभी तो जानेगा ना। जब बच्चा कॉग्निटिव रूप से आगे बढ़ता है तब बच्चा 3 चरण में भाषा सीखता है। कौन कौन से, यानी कि सोशल स्पीच, सेकेंड आपका प्राइवेट स्पीच और थर्ड आपका इनर स्पीच। अब इन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। सोशल स्पीच क्या होती है, सोशल स्पीच होती है जब बच्चा यानी कि कोई शब्दों का प्रयोग ना करे और शब्दों का प्रयोग ना कर कर अपनी बात को समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग ना कर कर भावनाओं का प्रयोग करता है, तो उसको क्या कहते हैं, सोशल स्पीच। जैसे कि बच्चे को भूख लगी तो बच्चा क्या करेगा, रोकर चीजों को व्यक्त करेगा, यानी कि बच्चा रोएगा। अगर बच्चे को अच्छा लग रहा तो बच्चा क्या करेगा, हंसेगा, यानी कि बच्चा भी 1.5 से 2 वर्ष का बच्चा, 2.5 वर्ष का बच्चा है, यानी कि बच्चे में 1.5 से 2 वर्ष के बच्चे में क्या है, सोशल स्पीच का विकास होता है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है जब, तो बच्चे में क्या होता है, प्राइवेट स्पीच, यानी कि बच्चा खुद से बातें करना शुरू कर देता है, यानी कि बड़बड़ाना शुरू कर देता है।
सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर बड़बड़ाना आप ले सकते हैं। बड़बड़ाना ये सीटेट के लिए आपका अच्छा एग्जाम्पल है, बड़बड़ाना। प्राइवेट स्पीच यानी कि बच्चा खुद से बातें करना, यानी कि इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल स्पीच यानी कि सेल्फ स्पीच, कुछ भी कह सकते हैं इसको आप। प्राइवेट स्पीच यानी कि बच्चा खुद से बातें करता है, यानी कि पा 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 बा बा बा, इस प्रकार बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राइवेट स्पीच, खुद से बातें कर रहा है। अब बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा कहां पर आया, इनर स्पीच, यानी कि बच्चा बुद्धिमान हो गया, या बच्चा क्या करना शुरू कर दिया है, बच्चा तर्क करना शुरू कर दिया, यानी कि बच्चे में तर्क करने की क्षमता विकसित हो गई है। अब बच्चा क्या करेगा, इनर स्पीच करेगा, बच्चा चीजों के बारे में सोचेगा। तो ये आपकी 3 चरणों में भाषा का विकास होता है। सबसे पहले आपके बच्चे में सोशल स्पीच का विकास होता है, उसके बाद में प्राइवेट स्पीच, उसके बाद में इनर स्पीच। ये क्रम आपका नीचे मैंने यहाँ पर दिखा रखा। सबसे पहले बच्चे में कौन सी स्पीच का विकास होगा, भाषा का, यानी कि सोशल स्पीच, उसके बाद में प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, यानी कि सामाजिक वाक, निजी वाक और आंतरिक वाक। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। जैसे यहाँ पर वाइगोत्स्की कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए गए। वाइगोत्स्की ने कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए हैं कि बच्चा किस प्रकार से चीजों को सीखता है, उसके लिए कुछ चीजों को परिभाषित किया। अब वही देखते हैं बच्चों को सीखने के लिए कौन कौन से शब्दों को वाइगोत्स्की द्वारा परिभाषित किया गया। जैसे कि ZAD होता है, ZPD होता है, IMKO और स्कैफोल्डिंग। अब आपको ZAD नहीं पूछना है, आपका कहीं भी नहीं आपका ये पूछा जाता है, आपकी मैंने जानकारी के लिए यहाँ पर लिख दिया है। आप 1 मिनट इसको समझ भी लेते हैं, लेकिन आपको इसको याद नहीं रखना, बस जानकारी के लिए थोड़ा देख लेते हैं। ZAD क्या होता है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि विकास का वास्तविक क्षेत्र। यानी कि जैसे मैंने कल आपको जीन प्याजी की वीडियो एक कवर करा रखी है, ध्यान से सुनना। आपने जब जीन प्याजी की वीडियो को वहां से कवर कर लिया तो आप क्या, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो आप 100% उनको कर पा रहे होंगे, यानी कि 100% उत्तर आपके सही हो रहे होंगे। तो यानी कि आपने 100% चीजों को सीख लिया, यानी कि जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जब बच्चा 100% चीजों को सीख लेता है तो उसको क्या कहते हैं, ZAD कहते हैं। अब अपन बात करते हैं ZPD के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे IMKO और स्कैफोल्डिंग। उसके बाद अपना ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। कुछ पॉइंट्स भी हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे और उसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म। और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं बुक्स, यानी कि बुक्स के रूप में आपको नोट्स लाने के लिए सीटेट के। मार्केट में आपने इस प्रकार की बुक्स नहीं देखी होगी, कुछ इस प्रकार की बुक्स हम लिख रहे हैं। अब उसको मार्केट में जल्दी लाने वाले हैं, उसके लिए जब तक आप क्लास से ही पढ़ते रहिए, क्योंकि बुक्स में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि बुक्स लिखना इतना आसान नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं ZPD के बारे में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास के स्तर, यानी कि वास्तविक विकास मीन्स आपका रियल डेवलपमेंट। वास्तविक विकास के स्तर तथा वयस्क की मदद से संभावित विकास के स्तर के बीच अंतर को क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वास्तविक विकास आपका क्या हुआ जाके, यानी कि वास्तविक विकास मीन्स आपका रियल डेवलपमेंट। कौन सा, रियल डेवलपमेंट। रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी कि आप, चलिए इसको अच्छे समझाते हैं। पहले थोड़ा नीचे पॉइंट देख लेते हैं। ZPD का प्रयोग क्या होता है, क्लास में बच्चों के कौशल विकास में मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसको सही से समझते हैं, ZPD का कैसे यहाँ पर प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे कि आपने सीटेट की तैयारी की, सीटेट की तैयारी करने से पहले आपने क्या दी, एक IST दी, क्योंकि लोग हमेशा कहते रहते कि सीटेट एक छोटा एग्जाम है, कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, आप केवल प्रैक्टिस करिए और आपका एग्जाम निकल सकता है। तो आपने क्या दिया, एक IST, फुल IST दी। आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपके केवल 85 से 90 नंबर के बीच में आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 85 से 90 नंबर के बीच में। और आप, ये क्या हुआ, ये आपका हुआ जाके 85 से 90 नंबर, यानी कि आपका ये रियल डेवलपमेंट, यानी कि वास्तविक विकास। जो आपका प्रेजेंट टाइम में विकास है वो क्या हुआ जाके आपका वास्तविक विकास है। फिर आपने वयस्क की मदद, वयस्क यहाँ पर कोई भी हो सकता है बच्चे के लिए, जो बच्चा से अधिक जानकारी रखता है वही बच्चे के लिए वयस्क कहलाएगा। अब आपने क्या किया, हमसे क्लासेस पढ़ी, आपने क्लासेस पढ़ने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर नंबर अपने कुछ लाएंगे, लेकिन आप संभावित विकास, आप संभावना कितने नंबर की कर रहे थे, आप कह रहे थे सर मेरे 150 में 140 नंबर आ जाएं,
संभावना कितनी कर रहे थे 140, बट आप 140 तो नहीं ला पाए। आपने 90 नंबर आपके रियल जब आप टेस्ट दे रहे थे तब आ रहे थे। उसके बाद मैंने आपने मेरी क्लासेस पढ़ी, उसके बाद आपके नंबर यहाँ पर बढ़कर कितने हो गए 120 हो गए। यानी कि इसी को क्या कहते हैं जेडपीडी। जब बच्चा किसी की सहायता से, यानी कि जब बच्चा किसी वयस्क की सहायता से, बच्चा हमेशा किससे सीखेगा, अपने समवयस्क से भी सीख सकता है, यानी कि जो उससे ज्यादा जानकारी रखता हो बच्चा उसी से सीखेगा। तो आपने मेरे से सीख कर क्या किया, यहाँ पर 120 नंबर ला ली, यही आपका जेडपीडी हुआ। मैंने आपके बाकी लास्ट में क्वेश्चन लगा रखे, आप वहां से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये क्या हुआ जाके करंट अंडरस्टैंडिंग, करंट अंडरस्टैंडिंग मानी कितना, आप यहाँ पर 85 नंबर सीटेट के पेपर में ला रहे थे। उसके बाद आपने क्या हुआ, जेडपीडी का काम किसने किया, आपके लवकुश क्लासेस ने किया। लवकुश क्लासेस ने आपका किसका काम किया, लवकुश क्लासेस ने आपका जेडपीडी का काम किया। उसके बाद आप क्या चाह रहे थे, आप चाह रहे थे सर मेरे 140 नंबर आ जाए, बट 140 नंबर तो नहीं आ पाए, लेकिन बट आप 85 से यहाँ पर ग्रोथ करते हुए आप यहाँ पर 120 नंबर पेपर में ला लिए। तो यहाँ पर आपको जेडपीडी आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब अपन देखेंगे MKO, ये क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अधिक ज्ञानवान व्यक्ति, अधिक ज्ञानवान व्यक्ति। यानी कि बच्चा जो होता है हमेशा अपने से जो अधिक ज्ञानवान होता है, अधिक बुद्धिमान होता है, बच्चा हमेशा उसी से चीजों को सीखता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष काम या अवधारणा प्रक्रिया में बेहतर समझ रखता हो, बच्चा हमेशा उसी से सीखता है। अधिक ज्ञानवान व्यक्ति कौन हो सकता है, बच्चे के परिप्रेक्ष्य में अधिक ज्ञानवान व्यक्ति कौन हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, उसके माता पिता उससे अधिक जानकारी रखते हैं, फ्रेंड्स जो गुड फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स जो होशियार बालक होते हैं वो भी अच्छे जानकारी रखते हैं, बुक्स हो गई, कंप्यूटर, मैप, जो भी XYZ कोई भी वस्तु ऐसी जो बच्चे से अधिक जानकारी रखती हो और बच्चा उससे हेल्प के माध्यम से कुछ और ज्यादा चीजों सीख पा रहा हो, उसी को क्या कहते हैं MKO। अब इसको सीधा शब्दों में मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है, जो सही समय पर सही मदद करे वही आपका क्या है, वही आपका MKO है। सही समय पर जो सही मदद करे वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका MKO हो जाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो आपको वहां पर एक प्रश्न देखने को मिलेगा, क्या, कल्चरल टूल्स। कल्चरल टूल्स क्या देखने को मिलेगा, कल्चरल टूल्स, यानी कि आपको सांस्कृतिक उपकरण। सांस्कृतिक उपकरण में आप क्या रखेंगे, जैसे कि आप उसमें मैप रख सकते हैं, यही सेम जो MKO में होता है वही आपका कल्चरल टूल्स में होता है। यानी कि वाइगोस्की ने लर्निंग प्रोसेस में कल्चरल टूल्स को क्या दिया, अधिक महत्व दिया। यानी कि बच्चा कल्चरल टूल्स से, जैसे कि आपका TLM हो गया, TLM को भी आप कल्चरल टूल्स में रख सकते हैं, बच्चा TLM के माध्यम से भी सीखता है। XYZ आप ये सही मायने में याद कर सकते हैं। MKO क्या है, जो सही समय पर सही मदद दे वही बच्चे के लिए क्या है, वही बच्चे के लिए MKO का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में परिभाषा समझ सकते हैं, हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रखता हो देन द लर्नर्स, यानी कि बच्चा जो सीख रहा है उसकी अपेक्षा में उससे अधिक यानी कि अंडरस्टैंडिंग रखता हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग रखता हो। वो कौन हो सकता है, आपका टीचर्स, कोच भी हो सकता है, पीयर्स यानी कि आपके जो हम उम्र के बच्चे होते हैं वो भी हो सकते हैं, यंगर पर्सन, कंप्यूटर, ये सब आपके हो सकते हैं। अपन अब बात कर लेते हैं इसके फोल्डिंग, यानी कि इसके फोल्डिंग को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आपको पाड़, मचान, ढांचा, इसके अन्य नाम आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इसको आपको इंग्लिश में याद रखना है। क्या, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग क्या होता है आप देखते हैं, किसी काम को करने के लिए दी जाने वाली सहायता या हेल्प क्या कहलाती है, आपकी इसके फोल्डिंग कहलाती है। किसी काम को करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सहायता यानी कि हेल्प या गाइडेंस को क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग को कहते हैं। इसके एग्जांपल एक समझ लेते हैं, बच्चे को नई अवधारणा सीखने में मदद करना, यानी कि बच्चा कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहा है उसकी हेल्प करना, यानी कि उसको क्या करना, उसको धक्का देना एक प्रकार से, क्या होता है, इसके फोल्डिंग। यानी कि बच्चे को a+b का होल स्क्वायर तो मालूम है, बट बच्चे को a-b का होल स्क्वायर नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चे को थोड़ा हेल्प कर सकते हैं कि बेटा आपको a+b का होल स्क्वायर मालूम है, तो इसमें आप क्या प्लस करें क्या माइनस करें, आपको a-b का होल स्क्वायर भी आपको आ जाएगा। आपने क्या किया, बच्चे का हेल्प की, तो इसी को कहते हैं इसके फोल्डिंग। अभी मैंने एक इमेज नीचे लगा रखी, उससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे एक ही इमेज से। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपके सीटेट में खूब आपके पूछे जाते हैं।
जैसे कि जीन पियाजे के भाषा पर क्या विचार थे और वाइगोस्की के भाषा पर क्या विचार थे, ये आपका सीटेट में पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन्होंने क्या क्या है, बच्चे में पहले क्या होती है, थिंकिंग होती है, बाद में क्या होती है, लैंग्वेज का विकास होता है। यानी कि बच्चे में पहले विचार आते हैं और बाद में क्या होता है, बच्चे में भाषा का विकास होता है। ये आपका किसने कहा है, ये आपका जीन पियाजे साहब ने कहा है। अब वाइगोस्की साहब ने क्या कहा है, बच्चे में पहले भाषा आती है, यानी कि पहले भाषा का विकास होता है, यानी कि पहले लैंग्वेज का विकास होता है, बाद में क्या होता है, उसमें बाद में थिंकिंग, यानी कि बाद में बच्चे में विचार आते हैं। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, इसको आपको याद करवाते हैं ट्रिक के माध्यम से, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये तो आपको मालूम है कि भाषा और विचार में हमेशा दो जो वैज्ञानिक थे उन्हीं में मतभेद है, किसमें, जीन पियाजे और वाइगोस्की में। अब इसको अपन याद कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, वा फार क्या होता है, वा फार वाइगोस्की क्या होता है, वा फार वाइगोस्की, और वा फार विचार, और वा फार बाद में, वा फार बाद में। आप इसको कैसे याद रखेंगे, वा फार विचार, वा फार वाइगोस्की, वा फार बाद में, यानी कि बाद में विचार किसने कहा है, तो आपके वाइगोस्की ने कहा है। जब बाद में विचार आएगा तो पहले क्या आएगी, पहले भाषा आएगी, क्योंकि भाषा और विचार एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। यानी कि जब बाद में विचार आएगी तो पहले भाषा आएगी, तो किसने कहा है, वा फार वाइगोस्की, वा फार विचार, यानी कि वा फार वाइगोस्की, वा फार विचार, वा फार बाद में, यानी कि वाइगोस्की की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि बाद में विचार की बात, यानी कि तो भाषा पहले आ चुकी होगी आपकी। अब जीन पियाजे साहब क्या कहेंगे, जब वाइगोस्की का मालूम है तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो आपको जीन पियाजे का भी याद हो जाएगा। यानी कि बच्चों में पहले विचार आएंगे और बाद में भाषा आएगी। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे मेरे ट्रिक को। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक इमेज की सहायता से यहाँ पर हम लोग पूरा समझने का कोशिश करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे एक बच्चा है, ये कौन सा, एक ये बच्चा है, ये साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। ये कौन है, ये बच्चे के पिता हैं, पिता है, कोई भी मान लीजिए, पिता है, मामा है, दादा है, बाबा है, कोई भी आप यहाँ पर ले लीजिए। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बच्चे को साइकिल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपन इसमें जेड-पी-डी को कैसे समझेंगे, बच्चे का वास्तविक विकास क्या है, बच्चा साइकिल को पैदल लेकर जा सकता है, ये बच्चे का क्या है, ये बच्चे का वास्तविक विकास है। कौन सा विकास हो गया, ये बच्चे का वास्तविक विकास। पर संभावित विकास क्या है, बच्चा चाहता है कि मैं अपने आप से स्वतः रूप से साइकिल चला सकूं। उसके लिए जेड-पी-डी का काम किसने किया, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का काम किसने किया, किसने हेल्प की, तो इनके पिता ने हेल्प की। तो यहां से आप जेड-पी-डी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अपन लोग आते हैं एम-के-ओ। इस चित्र में आपको लिए बच्चे के लिए एम-के-ओ का काम कौन कर रहा है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर कौन है, यानी कि बच्चे से अधिक बुद्धिमान यानी कि अधिक ज्ञानवान यहाँ पर कौन है, तो इनके पिता हैं। एम-के-ओ का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, यानी कि इनके पिता कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसे यहीं पर स्कैफोल्डिंग को भी समझने का प्रयास करते हैं। बच्चे स्कैफोल्डिंग की परिभाषा क्या थी, किसी काम को करने के लिए दी जाने वाली सहायता या हेल्प को क्या कहते हैं, हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी कि बच्चे को सहायता यहाँ पर कौन दे रहा है, स्कैफोल्डिंग में हमेशा सहायता दी जाती है, किससे, अपने बड़े लोगों से सहायता ली जाती है। और बड़े लोग क्या करते हैं, सहायता को, बच्चे को सहायता देते हैं, यानी कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता देते हैं, गाइडेंस देते हैं। यहाँ पर इनके पिता यहाँ पर क्या है, स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं। पिता किसका काम कर रहे हैं आपके, तो आप पिता यहाँ पर स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं आपके, स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं। आई होप यहाँ पर आप समझ पाए होंगे। जैसे जेड-पी-डी में क्या हुआ, बच्चे का जो वास्तविक विकास था, बच्चा यहाँ पर साइकिल पकड़ के चला पा रहा था, यहाँ पर जेड-पी-डी के रूप में पिता ने हेल्प की। अब बच्चे का यहाँ पर क्या हुआ, अब बच्चा यहाँ पर स्वतः साइकिल चला पा रहा है, यानी कि बच्चे को जेड-पी-डी हो गया, आपको स्कैफोल्डिंग बच्चे को जब यहाँ पर पिताजी ने दी, बच्चा यहाँ पर स्वतः साइकिल को चला पा रहा है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक यहाँ से होता है। अच्छा क्लियर। अभी यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चन मैंने लगा रखे, चलिए 2 मिनट में रैपिड फायर की तरह अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा प्रश्न को थोड़ा बड़ा पीपीटी बना रखी है। चलिए यहाँ बताते हैं। पहला प्रश्न है आपका, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न पर निर्भर होता है, किस पर निर्भर होता है, वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास अपना किस पर निर्भर होता है, बताइएगा। मानसिक परिपक्वता पर, शारीरिक परिपक्वता पर, यानी कि अनुवांशिक पर, हेरिडिटी पर, या सामाजिक अंतःक्रिया पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4th। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस पर डिपेंड करता है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, यानी बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके चीजों को सीखता है। ये तो आसान प्रश्न था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये आपका थोड़ा अच्छा प्रश्न है।
अब इसको अपन पढ़ते हैं। अभिकथन फर्स्ट में आपका दिया गया, अभिकथन में दिया गया वाइगोत्स्की का मानना था, क्या मानना था? भाषा संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण। बिल्कुल सही बात, वाइगोत्स्की ने ये बात कहा था, बिल्कुल सही है। सेकेंड में दिया गया है वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा अपरिपक्वता का संकेत है। गलत हो जाएगा यहाँ पर, अपरिपक्वता का संकेत नहीं, निजी भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच, यानी कि बच्चा बड़बड़ा रहा है, बच्चा भाषा सीखने का प्रयास कर रहा है, यानी कि बच्चा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपरिपक्वता नहीं, यानी कि मैच्योरिटी का सिंबल होता है। यानी कि बच्चा जब बड़बड़ाना शुरू कर देता है, उसके माता पिता सोचते हैं कि हाँ, बच्चे में मैच्योरिटी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि बच्चा भाषा को सीख रहा है। आगे क्या देखते हैं? इसे शिक्षण वातावरण में हतोत्साहित करना चाहिए। यार ये भी आपका गलत पॉइंट है। इसे शिक्षण वातावरण में क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे की कभी निजी भाषा यानी कि जो प्राइवेट स्पीच होती है, बच्चे की कभी निजी भाषा को दबाकर नहीं रखना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि आपका अभिकथन तो सही है, बट आपका कारक क्या हो जाएगा? गलत। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। कौन सा? ए सत्य है परंतु आर गलत है, यानी कि आर मीन्स कारक आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु तो एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। कैसा? आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी कि बच्चे को, जैसे कि आयत का परिमाप है, आयत के परिमाप पर बच्चे को प्रश्न दिया, तो टीचर ने क्या किया? आयत के परिमाप का टीचर ने बच्चे को फार्मूला दे दिया। बच्चे से क्या कहा? बच्चे से कहा प्रश्न को आप स्वयं सॉल्व करें। यानी कि बच्चे के लिए स्कैफोल्डिंग का काम कर रही, पाड़ का काम कर रही, बच्चे की हेल्प कर रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। अवलोकन आपका होगा नहीं, और ये अनुकूलन भी नहीं होगा, दंत्वात्मक अध्मम भी नहीं, द्वंद्वात्मक अध्मम भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? स्कैफोल्डिंग, यानी कि आपका पाड़ का काम कर रही है। इसी तरह आपके सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने क्लास, वाकई में अगर आप एक बार में क्लास में कुछ डाउट लगे तो आप क्लास को 2 से 3 बार सुनिए। सीटेट का सबसे बढ़िया मूल मंत्र आपका यही होता है, आप 2-3 जगह क्लास ना पढ़ने से बेटर है कि एक ही क्लास को आप एक ही टीचर से आप 2-3 बार क्लास को सुनेंगे। केवल क्लास को सुनना होता है, क्योंकि आप जब सीटेट पहली बार पढ़ने आते हैं तो आपको लगता है कि टीचर ये क्या बच्चा बच्चा, हर शब्द में बच्चा, हर शब्द में बच्चा, तो आप कहेंगे ये टीचर कहना क्या चाहता है। बट वही जब आप क्लास को 2 से 3 बार सुनेंगे, उसके बाद प्रश्न को करेंगे, तो आपको कोई भी डाउट प्रश्न में रहने वाला नहीं है, आपका आसानी से सीटेट क्लियर हो जाएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो आपकी किसके द्वारा दी गई थी? प्याजे के द्वारा गलत, बंडूरा गलत, वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। अभी मैंने ऊपर पढ़ा था जेडपीडी की संरचना किसने दी? तो आपके वाइगोत्स्की साहब ने दी। तो आज का ये अपना चैप्टर क्लियर होता हुआ, और कुछ बच्चे कल क्लास के में कह रहे थे लास्ट में सर एक लास्ट में शायरी सुना दीजिए, तो चलो आज छोटा सा एक प्रयास करते हैं। चलिए, तो थोड़ा संभल के बैठिए और सुनने का प्रयास करिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। उनसे कह दो हमें सताना छोड़ दें, मेरी आवाज सुनकर झरोखों पर आना छोड़ दें। जो पसंद है मुझे लिबास, जो पसंद है मुझे लिबास, उस लिबास में आना छोड़ दें। मुझसे मोहब्बत करें या ना करें, मुझसे मोहब्बत करें या ना करें, किताबों पर मेरा नाम लिख लिख कर मिटाना छोड़ दें। चलिए, तो फिर आज की क्लास यहीं से शुरू करते हैं। अगर आपको एंड करते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, और अपने पीयर्स यानी कि अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग को शेयर भी कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्लास में सुझाव हो तो सुझाव भी दे सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। भारत माता की जय। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और इसी तरह स्वस्थ होंगे और पढ़ते रहेंगे। नो डाउट इस बार जो सीटेट आपका होने वाला, आप उसमें झंडा गाड़कर अवश्य आएंगे, क्योंकि आप लोग कुछ क्लासेस से अध्ययन कर रहे हैं।